हेलो झारखंड बोर्ड की क्लास 11th के प्यारे बच्चों, मैं हूं आप सबके टॉपर भैया। और आज की इस वीडियो में हम आप सबके लिए लेकर आ चुके हैं जो आप सभी का क्लास 11th का एग्जाम होने वाला है। कब? तो आपका 26 फरवरी को। किसका? फिजिक्स का और केमिस्ट्री का। तो आज की इस वीडियो में हम आपको फिजिक्स का टॉप तकरीबन आपको 35 से 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाले हैं और उसी में से कोई आपका 5 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन के साथ मैच करने वाला है ना। मेरा पिछले साल जिस प्रकार से 40 में से 35 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैच किया था फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश में, इस बार भी हम आपको जितना भी बताएंगे आराम से मात्र आपको 10 सेट बताएंगे, जिसमें से आपका 35 से ज़्यादा ऑप्शन के साथ आने वाला है। तो बिल्कुल भी जितना हम क्वेश्चन कराएंगे आपको पूरा पूरी रट लेना है। आपका सिलेबस नहीं भी कंप्लीट है फिर भी आपका 30 प्लस तो आराम से आ जाने वाला है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ये हमारा जो वीडियो होने वाला है फिजिक्स का वो 5वां वीडियो होने वाला है। इससे पहले हम आपको 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। वो वीडियो कहाँ मिलेगा चारों? तो वो मिल जाएगा इसी चैनल के प्ले लिस्ट में, है ना। फिजिक्स वाला प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे फिजिक्स का वीडियो मिल जाएगा। केमिस्ट्री के प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पे केमिस्ट्री का वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। बाकी चाहते हैं कि भैया हमको इसका पीडीएफ भी चाहिए, तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा? तो पीडीएफ हम आज नहीं अपलोड कर पाएंगे, कल, है ना। कल आने की 20 तारीख को, 20 फरवरी को हम इसका पीडीएफ अपलोड कर देने वाले हैं अपने ऐप में, है ना। और ऐप में बिल्कुल फ्री मिलेगा पीडीएफ, है ना, बिल्कुल फ्री मिलेगा। ऐप का नाम क्या है? तो टारगेट टॉपर 95। आपको प्ले स्टोर से टारगेट टॉपर 95 ऐप को डाउनलोड करना है, फिर न्यू यूजर पर क्लिक करके रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर वाले सेक्शन में क्लास 11th का जितना भी सेट हम देंगे फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश का, बाकी प्रयास करेंगे मैथ और बायोलॉजी का भी देने का और कंप्यूटर साइंस का भी, तो वहाँ आपको मिल जाएगा। लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री और इंग्लिश का 100% आपको एकदम हम दे देंगे। 10 पीडीएफ देंगे और 10 को एकदम रटना है और गर्दा उड़ा के आना है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग कम बात करते हैं, समय नहीं है इसलिए। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 माइक्रो इज इक्वल टू, तो आपको पता होगा, है ना, कि 1 माइक्रो इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 मीटर। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पहला का हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। सब याद कर लेना, ये वाला जो माइक्रो, मिली, डेसी, सेंटी, हेक्टो, किलो, मेगा, गीगा, टीरा यहाँ तक होता ना, तो सब सारा याद करके जाना है, ठीक है। ये को कंफर्म 1 नंबर का आएगा, ठीक। तो हिंदी में भी हम बताएंगे, तो एक हो गया यहाँ पे 1 माइक्रो बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻6 मीटर। कितना आसान है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा, है ना। पूरा एक्सप्लेन करके बताने वाले हैं, ऐसा नहीं है आप नहीं भी कुछ पढ़ें फिर भी आपको 100% समझ में आएगा। कहता है डायमेंशनल फार्मूला फॉर एसेलरेशन, यानी त्वरण के लिए विमीय सूत्र क्या होगा, यानी एसेलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? तो सबका यूनिट याद रखना। एसेलरेशन का ऐसा यूनिट होता है आपका मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। तो मीटर मतलब क्या हो गया? लेंथ एक तरह से है, तो लेंथ के लिए एल। सेकेंड स्क्वायर मतलब टाइम है, तो टाइम के लिए टी, और माइनस है तो माइनस का -2, ठीक है। तो हो गया आपका LT-2। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो, ये डी हम लोग का सही हो जाएगा ना, LT-2। तो एकदम रट लेना है इसको पूरी, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि इनमें से कौन जो है वो ऋणात्मक नहीं हो सकता है ना। तो देखो, सबसे पहला टोटल पाथ लेंथ यानी कहाँ से वस्तु गया और कहाँ से कहाँ तक गया। तो टोटल पाथ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर यही हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, यानी कुल पथ की लंबाई कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है ना, क्योंकि वास्तव में ये स्केलर क्वांटिटी है। बाकी वेक्टर क्वांटिटी नेगेटिव हो सकता है, जैसे ये नेगेटिव हो सकता है, एसेलरेशन भी वेक्टर, तो ये भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन आपका टोटल पाथ लेंथ कभी भी आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए कितना ईजी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता कि अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम 20 मीटर पर सेकेंड, कहता इफ इट्स एक्सेलरेशन इज 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहता देन वेलोसिटी ऑफ द बॉडी आफ्टर 10 सेकेंड इज। इसका मतलब क्या होता है? देखिए समझिए, आपको दे दिया है कि कोई एक बॉडी है जिसका यहाँ पे वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और वो भी इनिशियल स्टार्ट कर रहा है ना, तो u का वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी बराबर है इसका 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका एक्सेलरेशन यानी त्वरण का वैल्यू दे दिया है यहाँ पे कितना? तो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक। यानी पिंड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड के वेग से चल रहा है ना, तो उसका इनिशियल वेग है 20 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे उसका जो त्वरण है देख सकते हैं यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो त्वरण यानी एक्सेलरेशन जो है इसका वो 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो कहता है कि 10 सेकेंड बाद पिंड का वेग क्या होगा, यानी टाइम जो है वो 10 सेकेंड है। टाइम कितना है सर? 10 सेकेंड। और इसके बाद इसका वेग पूछ रहा है, यानी कि फाइनल वेलोसिटी यानी v पूछ रहा है। तो कितना आसान है, आप लोग पढ़े होंगे कि v बराबर u प्लस at होता है। हमको v चाहिए, v बराबर u का वैल्यू कितना है? देखो 20 प्लस का प्लस, एक्सेलरेशन का ये का वैल्यू कितना है? 2, टाइम कितना है? तो 10। अब सॉल्व करने नहीं आता, v बराबर 20 प्लस 10 दूनी 20, तो 20 कितना हो गया? 40। तो वेलोसिटी बराबर आ गया 40 मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कितना आसान है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ना, कौन सा कलर हो जाए? ये वाला कलर सही है ना।
चलो ये सही है। क्वेश्चन क्या कहता है कि आपका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड। कितना आसान है, कहता है कि एकांक समय में कण का जो कोणीय विस्थापन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो ये हो जाएगा आपका एंगुलर वेलोसिटी, है ना। यहाँ पे सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रहता तो यहाँ पे हो जाता आपका सिर्फ वेलोसिटी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, यानी कि कोणीय वेग कहलाता है ना। एकांक समय में जो कोणीय विस्थापन होता है किसी भी कण का उसको हम लोग यहाँ पे कोणीय वेग कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे दोस्तों, तो उसको हम लोग यहाँ पे कहते हैं आपका कोणीय वेग, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पे आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है इफ अल्फा एंड बीटा आर टू एंगल ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम एंगल, कहता प्रोजेक्टाइल देन। कहने का मतलब क्या है कि कोई प्रोजेक्टाइल है, ठीक है, उसका दो एंगल है, एक अल्फा है और एक बीटा है, और दोनों एंगल जो है वो सेम प्रोजेक्टाइल का है, तो इन दोनों का वैल्यू क्या होगा, तो इन दोनों का सम 90 डिग्री के बराबर होगा। हमेशा याद रखना अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी यदि किसी प्रक्षेप की परास दो कोण अल्फा और बीटा के लिए समान होगी तो कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। तो छठा का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन बोलता है द मैक्सिमम रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, यानी कि आर मैक्सिमम कितना होगा, प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम रेंज, तो यू स्क्वायर बाय जी, है ना। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी प्रक्षेप की अधिकतम परास कितनी होती है, तो यू स्क्वायर बाय जी। तो 7वां का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। अगला देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहते हैं न्यूटन विच लॉ इज द रियल लॉ ऑफ मोशन, है ना। और न्यूटन का कौन सा नियम जो है वो मोशन का एक रियल लॉ है, यानी न्यूटन का कौन सा गति विषयक नियम ही गति का वास्तविक नियम है, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूटन्स का कौन सा नियम, तो न्यूटन्स का जो सेकेंड लॉ है ना वो रियल लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। यानी कि गति का जो वास्तविक नियम है वो आपका न्यूटन आपका सेकेंड लॉ बताता है। बाकी जो फर्स्ट और थर्ड लॉ ये सब डिराइव्ड लॉ एक तरह से कहलाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ठीक है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है ये कलर, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा न्यूटन सेकेंड लॉ, क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकेंड लॉ, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला देखिए 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन नेचर, ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी प्रकृति में सर्वाधिक प्रबल बल कौन सा है। तो प्रकृति में आपको 4 बल पढ़ना है आपकी क्लास में, है ना, 4 बल पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है, तो पहले समझिए, एक ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ना है, ठीक है, एक पढ़ना है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, 2 हो गया, और एक पढ़ना है आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और एक वीक न्यूक्लियर फोर्स, यानी न्यूक्लियर फोर्स 2 को पढ़ना है, एगो स्ट्रॉन्ग और एगो वीक, तो टोटल 4 फोर्स आपको पढ़ना है। जिसमें से सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स के बारे में बात करेगा तो वो हो जाएगा आप पे स्ट्रॉन्गेस्ट, यहाँ पे कम लिखा है शॉर्ट में, चलो कोई बात नहीं है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट न्यूक्लियर फोर्स, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हम लोग का सही है। यहाँ पे कहीं वीक फोर्स बोलता तो वीक है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, तो दोनों याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा जो प्रबल बल है वो आपका यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्स है, यानी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कहता है कि जो रॉकेट प्रोपल्शन होता है इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, यानी रॉकेट का जो प्रोपल्सन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो वो लीनियर मोमेंटम के संरक्षण पर काम करता है ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक। तो 10वां का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वो रेखीय संवेग के संरक्षण पर क्या करता है, तो वो आधारित होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है इफ नॉर्मल फोर्स बिकम 2 टाइम्स, कहता है देन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज। कहने का मतलब यहाँ पे नॉर्मल फोर्स जो है वो साधारण फोर्स को इसको 2 गुना कर दिया जा रहा है, तो कहता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा, यानी कि म्यू का जो वैल्यू होगा ना, म्यू ना होता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो कितना होगा, तो कोई चेंजिंग नहीं आएगा ना, वो रिमेन्स सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही, यानी समान रहेगा। यदि अभिलंब बल 2 गुना कर दिया जाए तो जो घर्षण गुणांक होगा वो कितना रहेगा, समान ही रहेगा, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इजी, कई बार पीवाईक्यू में पूछा गया क्वेश्चन है। कहता है कि अ बॉल ऑफ मास m, एक बॉल है जिसका मास है m, कहता है स्ट्राइक अ रिजिड वॉल, इसको एक दीवार पर क्या कर रहे हैं, इस बॉल को यहाँ पे फेंक रहे हैं, ठीक है, चलो फेंक रहे हैं। कहता है विथ स्पीड u, है ना, यहाँ पे स्पीड दिया है u स्पीड से फेंक रहे हैं। कहता है एंड रीबाउंड विथ दी सेम स्पीड, और जितना स्पीड से हम इसको फेंक रहे हैं, मानो यहाँ पे v1 स्पीड से इसको फेंक रहे हैं तो उतना ही स्पीड से ये पीछे आ रहा है, रिबाउंड आ रहा है, यानी कि v2 उतना ही स्पीड से आ रहा है ना, यानी v1 बराबर यहाँ पे क्या है, v2 आपका, ठीक है। तो कहता है इम्पल्स इम्पार्टेड टू दी बॉल बाय दी वॉल इज, कहने का मतलब तब बॉल पर जो इम्पल्स लगेगा यानी मोमेंटम लगेगा किसके द्वारा, तो इस दीवार के द्वारा, वो कितना होगा। बहुत इजी है, देखिए समझिए यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि आप लोग पढ़े होंगे कि इम्पल्स p बराबर मोमेंटम बराबर क्या होता है, p बराबर m भी ये होता है, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी u है तो यहाँ पे mu हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा, क्या हो जाएगा, mu हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला
P1, यानी कि जब उसको दीवार पर पटक रहे हैं तो P1 बराबर क्या हो जाएगा, एम यू ना हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि दोनों में उसका यू ही रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं ना हो रहा है, तो यू जाने वाला के टर्म में भी और आने वाले टर्म में भी यू ही रहेगा, ठीक है। और P2 जब बैक आ रहा है, मतलब एक बार गेंद को पटक रहे हैं तब उसका मोमेंटम एम भी होता है, P बराबर एम भी, तो यहाँ एम यू है वेलोसिटी, तो एम यू ले लिए P1 बराबर, और फिर बैक भी आ रहा है तो P2, और उस टाइम भी इसका कितना हो जाएगा, तो एम यू ही हो जाएगा। लेकिन ये बैक आ रहा है, मतलब उल्टा आ रहा है, तो यहाँ पे P2 माइनस हो जाएगा, है ना, तो P2 बराबर क्या हो जाएगा आपका, माइनस एम यू। सिंपल है। अब यहाँ पे हम लोग को इम्पल्स निकालना है, तो चेंज इन मोमेंटम हम लोग देखेंगे, चेंज इन मोमेंटम है ना, चेंज इन मोमेंटम यानी डेल्टा P बराबर, तो P फाइनल माइनस इनिशियल यानी P2 माइनस P1, P2 माइनस P1, ठीक है। तो P2 का वैल्यू कितना है, तो आपका माइनस एम यू, है ना, और यहाँ पे माइनस का माइनस, और P1 का वैल्यू कितना है, तो एम यू, तो माइनस एम यू और माइनस एम यू कितना हो जाएगा, तो माइनस 2mu, ठीक है। सिंपल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे, ठीक। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि खाली यार ऑप्शन बता दो, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। कहता है अगला कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंजर्वेटिव फोर्स, इनमें से कहता है इनमें से कौन सा एक संरक्षी बल नहीं है, कौन एक कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है, तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आपका कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है ना, घर्षण बल, तो ऑप्शन नंबर सी, ये यहाँ पे सी बोल दे रहे हैं यार, ऑप्शन नंबर ये हम लोग का 13 का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला देखो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कहता है 1 किलोवाट हावर यानी AWKH इक्वल टू, है ना, तो ये इसका वैल्यू होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, यानी 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 × 10⁻6 जूल, है ना। और कैसे आया, जैसे सवाल आता है सर कैसे आया, तो बहुत आसान है, देखो यहाँ पे 1 kWh किलोवाट हावर है, तो एक का यहाँ पे एक हुआ, ठीक है, किलोवाट, जनरली यहाँ पे कहीं इसको वाट में, वाट और जूल में बदलना चाहेंगे तो किलोवाट मतलब गुना करेंगे 1000 से, 1 किलो में कितना होता है, 1000 होता है ना, 1000 इनटू हावर, 1 घंटा में कितना सेकंड होता है, कि ऐसा यूनिट में बदलना ना, तो घंटा का ऐसा यूनिट क्या होता है, सेकंड, तो 1 घंटा में कितना होता है 3600 सेकंड, यानी 3600 सेकंड, तब ये बदल गया किस में, तो आपका बदल गया जूल में। सिंपल है। अब गुना करने नहीं आता है, 36 को यहाँ पे 36 का 36 रखेंगे, 3 शून्य और 2 5 शून्य, 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य 5 शून्य। अब इसको बदलना चाहेंगे हम लोग पावर में, है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 ना, कितना डिजिट है देखो, 1 डिजिट 2 3 पॉइंट, मतलब मेन वैल्यू लिख देते हैं 3.6, और कितना यहाँ पे बच गया पॉइंट हम लोग दिए वहाँ से 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, 6 डिजिट के बाद ना पॉइंट दिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 पर पावर आपका कितना, तो आपका 6। सिंपल है ना, तो यहाँ हो जाएगा 3.6 × 10⁻6। चलिए, तो इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। कितना आसान है। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान और बहुत इजी है, लेकिन थोड़ा दिमाग लगाना है। कहता है कि एक क्रेन लिफ्ट अ मास ऑफ 100 kg टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर इन 20 सेकेंड। कहता है द पावर ऑफ द क्रेन इज, यानी क्रेन का पावर पूछ रहा है कब, जब क्रेन का टाइम दे दिया, क्रेन 20 सेकेंड लगाता है, एक वस्तु को 10 मीटर तक ऊंचाई तक उठाता है, और वस्तु का भार है यहाँ पे 100 kg। ठीक है, तो कहता है क्रेन की शक्ति कितना होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि पावर बराबर होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम, है ना, तभी ना शक्ति निकलेगा। यानी कि हमको वर्क डन चाहिए, टाइम तो दे दिया देखो 20 सेकंड, लेकिन हमको वर्क डन है, डब्ल्यू का वैल्यू नहीं पता है, तो पहले वर्क डन निकालेंगे। तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, आप लोग पढ़ेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी डब्ल्यू एफ इंटू एस। ठीक है, तो यहाँ फोर्स भी नहीं दिया, लेकिन आप लोग जानते हैं एफ बराबर होता है एम ए, लेकिन यहाँ पे चीज़ों को ऊपर उठा रहे हैं ना, तो वहाँ पे लगेगा एम जी। ठीक है, एम ए नहीं लगेगा, एम जी, यानी कि यहाँ ये जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा। और डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ उठा रहे हैं ना, हाइट एच, जो हाइट है वही डिस्प्लेसमेंट, यानी 10 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे एम जी और यहाँ पे हो जाएगा एच, एक तरह से एस की जगह आ जाएगा एच। सिंपल है, तो वर्क डन बराबर आ जाएगा एम जी एच। तो वर्क डन पहले निकाल देते हैं, मास है कितना, तो 100 kg। देखो यहाँ पे 100 kg है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का वैल्यू कितना लेना है 10। हाइट कितना है सर, हाइट भी 10 मीटर है। देखो यहाँ पे हाइट भी कितना है, तो आपका 10 मीटर है। ठीक है, देखो यहाँ पे 10 मीटर है, तो 10। ठीक है, आप पूरी गुना करेंगे इसको। देखो यहाँ पे 1 2 शून्य 3 और 1 4 शून्य, तो 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य 4 शून्य, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 आ गया। ठीक है, सिंपल है, गुना करने आता ना यार। देखो 10 गुना 10 100 और 100 गुना 100 1000 ही होगा, 10,000 ही होगा ना। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। लिखने का तरीका 1 1 1 1 गुना 1 1 लिख दो, टोटल शून्य 2 3 4 शून्य, तो 4 शून्य कर दो यहाँ पे। ठीक है, तो 1 लिख के 4 शून्य। ठीक है, तो पावर बराबर होता है यहाँ पे W/T, तो W कितना आ गया 1, और इसके लिखकर 4 गो शून्य। सिंपल है। टी टाइम कितना है 20 सेकेंड, 20 का 20। सिंपल है, 0 से 0 गया। ठीक है, अब काटेंगे यहाँ। ठीक है, तो यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार है, 2 से काटेंगे तो कटेगा ये 500 बार में। ठीक है, तो पावर कितना आ गया इसका 500 वाट।
ठीक है, 500 वाट। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आसान है, बस दिमाग लगा के बनाना है, ठीक है। अगला यहाँ पे बोलता है कि यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज, यानी कोणीय संवेग का मात्रक क्या होता है। तो इसको हमेशा याद रखना कि कोणीय संवेग का जो मात्रक होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है आप सभी का यहाँ पे केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, है ना, रट लेना है इसको। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोगों का सेव हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m और रेडियस r, कहता है अबाउट अ टेंजेंट टू अ स्फीयर इज। तो ये हमेशा याद रख लेना, इसको रट लेना, 7/5 mr² होगा ना, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है PYQ में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ठीक है। यानी कि गोले की स्पर्श रेखा के परिंता द्रव्यमान m एवं त्रिज्या r के किसी ठोस गोले का जो जड़त्व आघूर्ण होगा ना सर, वो 7/5 mr² होगा, ठीक है। सिंपल है, चलो आगे आ जाते हैं। जो आपको समझना ज़रूरी नहीं है ज़्यादा, जिसमें आपका थोड़ा सा दिमाग ज़्यादा लगेगा, फालतू का चीज़ है, उसको डायरेक्ट आपको रट लेना है, कि हूबहू आएगा एग्जाम में ना। तो मतलब जैसे ये सब चीज़ें हूबहू आएगा तो लिख देना आराम से, तो ज़्यादा टेंशन नहीं लेना आपको, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है कि द एंगुलर स्पीड ऑफ अ मोटर व्हील इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1200 RPM टू 3120 RPM इन 16 सेकेंड। बहुत देखो, ये थोड़ा सा है डिफिकल्ट, ये सब न्यूमेरिकल, लेकिन आप हम बताएंगे ना तो आपको 100% समझ में आएगा। तो कहते हैं दी एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मोटर व्हील इज, ये जल्दी पूछता नहीं है लेकिन थोड़ा सा देख लो। हमको सबसे पहले यहाँ पे बोल रहा है एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको अल्फा से दिखाते हैं, है ना। और इस कंडीशन में एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी जिसका है ना, यहाँ पे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल डिवाइडेड बाय होगा यहाँ पे आपका टाइम, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपका क्या हो जाएगा, टाइम, जो यहाँ पे 16 सेकंड दिया है। तो हमको पहले ओमेगा का वैल्यू निकालना है, यहाँ पे ओमेगा फाइनल माइनस ओमेगा इनिशियल, ये निकालना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे हम लोग निकालेंगे सबसे पहले ओमेगा इनिशियल के लिए, है ना। देखो यहाँ पे दे दिया आपको, और ओमेगा का जनरली वैल्यू क्या होता है समझो। यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू जनरली जो होता है प्यारे दोस्तों, वो होता है यहाँ पे ओमेगा बराबर आपका 2πn डिवाइडेड बाय 60, 2πn डिवाइडेड बाय 60, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, एक ये वाला वैल्यू, यही वाला n है आपका, तो ये वाला वैल्यू होगी आपका n1, और एक बार ये वाला वैल्यू हो जाएगा आपका n2, ठीक है। बस बैठा देंगे आप पे, देखो यहाँ पे ओमेगा इनिशियल पहले निकालते हैं, ठीक है, और फिर यहाँ पे ओमेगा फाइनल निकालेंगे, ठीक है। ओमेगा इनिशियल बराबर क्या हो जाएगा, तो हम यहाँ पे क्या बोले, 2πn, n मतलब यहाँ है 1200, तो यहाँ पे 1200 डिवाइडेड बाय 60, सिंपल है ना। ओमेगा फाइनल बराबर क्या हो जाएगा, 2π इंटू 3120 डिवाइडेड बाय 60, सिंपल है ना, बहुत आसान है। चलो अब इसको यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने आता है, देखो 0 से 0 गया, ठीक है, यहाँ है 6, यहाँ 120, ठीक है। देखो यहाँ पे ऐसे काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 से 3 एकम 3, 3 चौके 12, तो यहाँ आ जाएगा 40π, है ना। ओमेगा इनिशियल बराबर कितना आ जाएगा आपका 40π, सिंपल है। अब ये फाइनल हुआ, देखो काटेंगे किस तरह से काटेंगे, 3120 है ना, देखो ऐसे काटेंगे, 0 से 0 गया यहाँ पे, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 3 बार में कटा। अब यहाँ 3 है, देखो 3 एकम 3, 0, 3 चौक 12, तो ये गया 104π, क्या गया 104π, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे अल्फा बराबर यानी एंगुलर आपका एक्सेलरेशन बराबर क्या हो जाएगा, ओमेगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी 104π माइनस 40π, है ना, 104π माइनस 40π डिवाइडेड बाय टाइम है आपका 16 सेकेंड। तो 104 में गया 40, है ना, तो 100 में गया 40, तो 60 से 64 बचा, है ना, 64π, और 16 से काटेंगे, देखो यहाँ पे बच्चा 64π और डिवाइडेड बाय 16, तो 16 कम 16, 16 चौक 64, तो 4π इसका आंसर आ जाएगा, है ना। तो 4π रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा, सही हो जाएगा। कितना आसान है, थोड़ा है ये डिफिकल्ट, है ना, लेकिन हाँ जब तक हम बता रहे हैं फिर टेंशन क्या लेना है कि नहीं। अगला क्वेश्चन कहता है कि केपलर फर्स्ट लॉ इज नॉन एज, केपलर फर्स्ट लॉ को हम लोग बोलते हैं लॉ ऑफ इलिप्स या फिर लॉ ऑफ ऑर्बिट, दोनों याद रखना है। केपलर के प्रथम नियम को हम लोग कक्षाओं का नियम कहते हैं ना, लॉ ऑफ ऑर्बिट्स कहते हैं। तो 19 का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 20 नंबर क्वेश्चन कहता है वैल्यू ऑफ जी इज, देखो जी मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, यानी जी का मान होता है, तो कहता है मैक्सिमम एट पोल, मैक्सिमम एट इक्वेटर, सेम एवरीवेयर, और मैक्सिमम एट द सेंटर ऑफ अर्थ। तो सबसे पहली बात कि ये गलत है, अर्थ पे कितना होता है, देखो सेंटर ऑफ द अर्थ पे 0 होता है, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। सेम एवरीवेयर तो ये होता नहीं है, ये तो बड़ा जी का वैल्यू होता है सेम एवरीवेयर। मैक्सिमम एट द इक्वेटर नहीं, मिनिमम होता है, इक्वेटर पर मिनिमम होता है, तो ये भी गलत है। हाँ मैक्सिमम एट पोल, पोल पर मैक्सिमम होता है, तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा ना, यानी ध्रुवों पर अधिकतम होता है, ये आपका बिल्कुल भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी, ये 20 का जो क्वेश्चन नंबर है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। हमेशा याद रखना, जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होता है सर, पोल पर, मिनिमम कहाँ होता है, इक्वेटर पर, 0 कहाँ होता है, तो सेंटर ऑफ अर्थ पर, तीनों याद रखना है, कोई भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलो आगे आ जाते हैं।
ये भी याद कर लेना, रट लेना इसको। कहता है यदि पृथ्वी की सतह के निकट कक्षाओं के लिए किसी उपग्रह का पलायन वेग है ना, यानी इसका वेलोसिटी v है और कक्षीय वेग v नॉट है, यानी भी वो जो भी समझ सकते हैं, तो ये संबंधित होगा, यानी दोनों में रिलेशन बताना है कि भी और भी के बीच में रिलेशन बिटवीन भी और भी, ठीक है। यानी कि v इज द एस्केप वेलोसिटी एंड v नॉट इज ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो दोनों में रिलेशन क्या है वही पूछ रहा है, ठीक है। तो हमेशा जो रिलेशन होता है भी यानी जो एस्केप वेलोसिटी बराबर होता है आपका √2 v नॉट, है ना। तो ऐसा आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है। देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, 21 का सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखो यहाँ पे हम जितना आपको 10 सेट दे रहे हैं सर, 10 सेट को एकदम रट लीजिएगा। PYQ हम करा देंगे लास्ट में, लेकिन 10 सेट वाला जो दे रहे हैं ना हम, एकदम पूरा रट लेना सर, फिर बाद में नहीं बोलना भैया आपका मैच नहीं किया ना, वो दौड़ा मारेंगे सबको, ठीक है। 22 नंबर क्वेश्चन बोलता है निम्न में से सर्वाधिक प्लास्टिक पदार्थ कौन सा है, यानी कि आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज द मोस्ट प्लास्टिक मटेरियल, सबसे ज़्यादा प्लास्टिक मटेरियल यहाँ पे प्लास्टिसिन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोग का सही होगा, प्लास्टिसिन, ठीक है। 22 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू यहाँ पे हुक्स लॉ द इलास्टिसिटी, लॉ ऑफ इलास्टिसिटी, कहता है इफ स्ट्रेस इज इंक्रीज, तो कहता है रेशियो ऑफ स्ट्रेन एंड स्ट्रेंथ, तो ये रिमेन्स जीरो रहता है ना, रिमेन्स जीरो नहीं होगा, ये रिमेन्स कांस्टेंट, है ना। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे 23 का हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखो यहाँ पे जीरो और कांस्टेंट एक जैसा लगता है, लेकिन रिमेन्स कांस्टेंट होता है, बदलता नहीं है, जीरो नहीं होगा, ठीक है। जीरो माने कि खत्म हो गया, शून्य हो गया, नहीं, रिमेन्स कांस्टेंट होगा, नहीं बढ़ता है ना घटता है, ठीक है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बिकम जीरो नहीं होगा, यहाँ पे रिमेन्स कांस्टेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हम लोगों का सही हो जाएगा, यानी नियत रहता है, ठीक है, हमेशा याद रखना। 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला देखिए कहता है यूनिट ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, मास का क्या होता है केजी और वॉल्यूम का क्या होता है मीटर क्यूब, है ना। ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी किलोग्राम पर मीटर क्यूब। 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपका, ठीक है। अगला देखिए 25 नंबर क्वेश्चन कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन मेजर करता है, तो आपका बैरोमीटर, है ना। निम्न में से कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब मापने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो दाब मापी, है ना। और एक चीज हमेशा याद रखना कि जो क्वेश्चन वह हिंदी में नहीं ये इंग्लिश में नहीं समझ में आएगा बाबू, एक बार हिंदी में पढ़ के देखना, फिर अपने आप समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो इंग्लिश में पता नहीं चलता है कि कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ करेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने, बैरोमीटर, लेकिन यहाँ पे हिंदी में पढ़ोगे कि कौन सा उपकरण वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यूज़ होता है, तो यहाँ पे है दाब मापी। जैसे दाब मापना है तो दाब मापी का यूज़ करेंगे ना, तो इस तरह से हम बोल रहे हैं ना, कुछ क्वेश्चन आपका जो इंग्लिश में नहीं हो जानिएगा ना, हिंदी में पढ़ के अपने आप से दिमाग लगा के बना दीजिएगा। तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 26 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सॉलिड मटेरियल आर हीटेड बाय, सॉलिड मटेरियल को हमेशा गर्म किया जाता है किससे, तो कंडक्शन से, यानी चालन विधि से, ठीक है। आपको पता होगा गर्म करने का 3 विधि होता है, कंडक्शन, आपका कन्वेक्शन और रेडिएशन, यानी चालन, संवहन और विकिरण, 3 विधि होता है, ठीक है। चालन किसी मटेरियल से होता है, ठीक है, विकिरण बिना माध्यम से होता है, ठीक है, और संवहन कैसे होता है, तो आपको बताना है कि संवहन कैसे होता है, कहीं जानोगे तो, ठीक है। तो वैसे इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, कहता है इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम, कहता है कि यहाँ पे विलगित निकाय को आंतरिक ऊर्जा क्या होता है, तो इंटरनल एनर्जी जो आइसोलेटेड सिस्टम का हमेशा सेम रहता है, रिमेन्स सेम, यानी कि यहाँ पे पूर्ववत रहती है, यानी पहले जैसा कोई चेंज नहीं आता। क्यों, क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम जो होता है वहाँ ना ही एनर्जी का एक्सचेंज करता है और ना ही मेटर का, ठीक है। तो उसका इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, यानी सेम रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 27 का सही हो जाएगा। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल देखो, आइसोथर्मल माने टी, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, डेल्टा टी जीरो रहेगा, ठीक है। टेम्परेचर कांस्टेंट यानी टेम्परेचर नाइदर इंक्रीज और नॉट डिक्रीज, यानी कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा, तापमान नहीं बढ़ेगा और नहीं घटेगा, यानी कांस्टेंट रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे 28 का क्या हो जाएगा, हम लोगों का सही हो जाएगा। आपको इस तरह ना लिख के यहाँ पे डेल्टा टी बराबर जीरो भी लिख सकता है, ये भी याद रखना, ये भी PYQ में बहुत बार पूछा गया है, 2024 में ऐसा पूछ दिया था, ठीक है। अगला देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर हो गया। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है CP/CV फॉर डायटोमिक गैस मॉलिक्यूल, इसको भी एकदम याद कर लेना है, ठीक है। 29 का सही आंसर हो जाएगा 7/5 डी, है ना, यानी द्विपरमाणु गैस के लिए CP और CV का रेशियो कितना होगा, तो 7/5 होगा, इसको याद कर लेना है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर कहता है परफेक्ट गैस इक्वेशन इज, तो इसमें से सब गलती है, लेकिन PV बराबर होता है आपका आइडियल गैस इक्वेशन, PV बराबर nRT, तो ये कुछ जैसा लग रहा है क्योंकि n छूट गया यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हम लोग का सही हो जाएगा, ठीक। आदर्श गैस समीकरण आपका ऑप्शन नंबर
सी है। तो 30 का सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए कहता है ऐसा यूनिट ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्प्रिंग नियतांक का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन पर मीटर होता है, न्यूटन पर मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा 31 का सही हो जाएगा। अगला देखिए क्या कहता है, कहता है आराम से देखना है, देखो यहाँ पे क्या कहता है 32 नंबर क्वेश्चन, कहता है कि अ पार्टिकल आपका एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन विथ अन एम्पलीट्यूड, ये कहते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द पार्टिकल इन वन टाइम पीरियड। इसको एकदम आधी, इसको भी आधे कर लेना। देखो क्या बोलता है कि एक फुल टाइम पीरियड है ना, एक फुल टाइम पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा कोई भी पार्टिकल्स, किस में, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी SHM में वो कितना होगा, तो हमेशा ध्यान देना है उसका एम्पलीट्यूड ये है ना, तो वो 4 ये ट्रेवल करेगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही होगा, है ना। वन टाइम पीरियड यहाँ पे बोला है इसलिए, कहीं यहाँ पे हाफ टाइम पीरियड बोलता तो यहाँ पे होता है आपका 2A, फुल टाइम पीरियड बोला ना वन टाइम पीरियड, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 4A। ठीक है, कहीं यहाँ पे बोलता हाफ, हाफ के लिए हो जाता 2A, और कहीं यहाँ पे बोलता सिर्फ एक, तो यहाँ हो जाता ये। समझ में आ रहा है कुछ, तो एकदम तीनों याद रखना, ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे आपका 4A है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा गति सरल आवर्त गति नहीं है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोशन इज नॉट सिंपल हार्मोनिक मोशन, है ना। तो यहाँ पे मोशन ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, ये आपका SHM नहीं है, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं है, यानी कि सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं कहते, सरल आवर्त गति नहीं बोलेंगे। ठीक है, बस 2 क्वेश्चन और बचा है, कहता है स्पीड ऑफ साउंड वेव इन एयर, ठीक है, यानी वायु में ध्वनि तरंग की चाल तो इंक्रीज करेगा ह्यूमिडिटी, यानी आर्द्रता जब बढ़ेगा, आर्द्रता वृद्धि करेगा तो उसके साथ बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन इसमें से है। ठीक है, कहता है यहाँ पे आपके एग्जाम में 40 क्वेश्चन आएगा, ये हमेशा याद रखना, ये मत सोचना कि भैया 35 को दे रहे हैं, लास्ट में 35 देंगे, अभी 2-3 सेट में आपको 35 क्वेश्चन ही देंगे, लास्ट में 40 आपको देंगे। ठीक है, चलो तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहता है कि विथ प्रोपगेशन ऑफ आपका लॉन्गिट्यूडनल वेव थ्रू अ मीडियम, कहता दी आपका क्वांटिटी ट्रांसमिटेड, कहने का मतलब किसी माध्यम में अनुदैर्ध्य तरंग की संरचना के साथ कौन सा संचित होता है, तो ऊर्जा, एनर्जी जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हम लोग का सही होगा। ठीक है, लास्ट में आपको हम 100 क्वेश्चन देने वाले, 100 + 100 2 वीडियो देंगे, उसको पूरा रट के जाना है एग्जाम के, आपको 2 दिन पहले वाला वीडियो देंगे, फिर पूरा रट लेना है, बाकी 10 सेट को अभी रटिए, एग्जाम से 1 या 2 दिन पहले आपको 100 क्वेश्चन का वीडियो देंगे, फिर एकदम धज्जिया उड़ जाएगा, बस 2 क्वेश्चन पढ़ना, लास्ट में 2 वीडियो देखना और गर्दा उड़ा देना। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको केमिस्ट्री वाले वीडियो में, अभी तुरंत अपलोड होगा, फिर इंग्लिश का भी अपलोड होने वाला है, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है।